नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे प्यारे भाइयों और जिन भी भाइयों का रेलवे ग्रुप डी का पेपर है, जिस भी डेट को है बिल्कुल सही जगह आए हो पढ़ने के लिए, क्योंकि इस आखिरी समय में केवल प्रैक्टिस हो सकती है, अच्छे से रिवीजन हो सकता है। हम अपने चैनल पर ग्रुप डी के लिए बढ़िया प्रैक्टिस सेट एग्जाम पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। 3 मैं करवा चुका हूं, ये चौथा एग्जाम पेपर है ग्रुप डी के लिए। 25 भौकाली सवाल अर्थमेटिक के भी, एडवांस के भी, स्टैटिक्स भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये इतने क्वालिटी लेवल के टेस्ट है मेरे भाई कि अगर आप इसमें 21-22 सवाल ठीक कर पा रहे हो 25 में से, तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर, बहुत टॉप नॉच मानी जाएगी। ये सवाल ज्यादातर रेलवे के ही एग्जाम के पूछे हुए प्रीवियस क्वेश्चंस में, एनटीपीसी के भी हैं, एएलपी के भी हैं मेरे भाई, ग्रुप डी के भी पुराने सवाल हैं, ठीक है जी। और केवल मैथ नहीं, हमने इस चैनल पर भैया जीएस के प्रैक्टिस सेट भी करवा रहे हैं हमारे सर अभी दीपक सर। आप जानते हैं रीजनिंग के सारा रेलवे की तैयारी करने वाला बच्चा जानता है जो हम रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं डेली लाइव, और साइंस की भी क्लास करवा रहे हैं। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए मेरे प्यारे भाई। रेलवे के लिए इन आखिरी दिनों में फ्री प्रैक्टिस क्लासेस यहां पर चल रही हैं, टॉप नॉच क्वालिटी वाली, ठीक है जी। चलिए, और देखो मैं ये रेलवे ग्रुप डी के लगातार एग्जाम पेपर करवा रहा हूं, हमारी क्लास रिकॉर्डेड होती है, ठीक है ना बच्चों। तो देखो 3 मैंने करवा दिए अभी तक, आज हम चौथा सॉल्व करेंगे, आ जाइए, ठीक है। जिन बच्चों को रेलवे की तैयारी बिल्कुल स्क्रैच से, बेसिक से करनी है और वो अगले साल 2026 में या 2027 में रेलवे के पेपर देंगे, ठीक है, वो बच्चे रेलवे की तैयारी, रेलवे फाउंडेशन बैच जो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर आया है हमारा पहला, 1 दिसंबर से इसकी क्लास शुरू हो जाएंगी, जिसमें मैं ही गणित पढ़ाऊंगा मेरे भाई, पूरा अर्थमेटिक एडवांस। ये रेलवे के लिए डेडिकेटेड बैच है, भारत का पहला बैच जिसमें रेलवे के पैटर्न को समझ के पढ़ाया जाएगा। दीपक सर रीजनिंग, जीतराणा सर जो है जीएस पढ़ाएंगे, रिसर्च साइंस पढ़ाएंगे, और यही चारों सब्जेक्ट पे आपको कमांड बनानी है रेलवे के लिए। 999 की फीस में बैच आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। अभी एक ऑफर भी चल रहा है जिसमें आपको ये इससे भी कम प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। हम सभी टीचर्स बहुत मेरे भाई शानदार कंटेंट के साथ आपको पढ़ाने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के लेटेस्ट जितने भी क्वेश्चंस है वो सब आपको सॉल्व कराएंगे, और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम उस पर फिर मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट भी आपको कराएंगे बैच के अंदर ही। एक ही बार वन टाइम आपको पढ़ना है, टीयर 1, टीयर 2, CBT 1, CBT 2 सबकी तैयारी इकट्ठे एक ही बैच से हो जाएगी, चाहे रेलवे का कोई भी पेपर क्यों ना हो। ये सब सिलेक्शन वे एप्लीकेशन बैच पर आपको मिलेगा, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं आज का रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम पेपर 4 पहले सवाल के साथ। आ जाइए। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना है। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। क्या आप सवाल समझ रहे हैं? एक बार बताइए, अगर आप किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे तो उस वस्तु पे प्रॉफिट भी बढ़ेगा। जितना सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे उतना प्रॉफिट भी बढ़ेगा। मान लो मैं इस पेन को 5 रुपए की बजाय 8 रुपए में बेचने लगूं, तो मैं अपने कस्टमर से 3 रुपए ज्यादा लूंगा, तो मेरे जेब में 3 रुपए ज्यादा आएगा, तो मेरा प्रॉफिट भी 3 रुपए बढ़ेगा। तो लॉजिक क्या हुआ? सेलिंग प्राइस में चेंज बराबर प्रॉफिट में चेंज। हमने क्या किया? सेलिंग प्राइस डबल कर दिया, दुगुना। सेलिंग प्राइस डबल करने का मतलब कि अगर पहले सेलिंग प्राइस एसपी था तो क्या हो गया? 2SP। तो सेलिंग प्राइस बढ़ा कितना मेरे दोस्तों? 1SP सेलिंग प्राइस बढ़ गया वन टाइम। तो इससे प्रॉफिट क्या हो गया? 10 गुना। प्रॉफिट 10 गुना होने का मतलब पहले अगर प्रॉफिट P रुपए का था तो अब क्या हो रहा है? 10P। तो प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 9P। बोलो, और ये क्या होना चाहिए बच्चों? इक्वल। यानी कि वस्तु के सेलिंग प्राइस और इसके प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया भाई? ये बता दो आप लोग। 9/1। आपसे क्या पूछा? लाभ प्रतिशत क्या है? यानी कि किसी सामान को आप जब 9 रुपए में बेचते हो तो आपको 1 रुपए का प्रॉफिट होता है। जब किसी सामान को 9 रुपए में बेचते हो तो 1 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? वस्तु का CP होगा मेरे भाई 9 में से घटाई 8। 8 के सामान पे 1 का प्रॉफिट होता है, यानी कि प्रॉफिट है 1/8, 12.5%। ऑप्शन नंबर 3। ये रेलवे का बहुत फेमस सवाल है। आ जाइए सवाल नंबर 2। किसी धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज 6,534 रुपए है। ब्याज की दर 20% वार्षिक है, जो वार्षिक रूप से ही संचित होता है। धनराशि ज्ञात कीजिए। बहुत जबरदस्त सवाल है। ब्याज की दर क्या है? 20%। आपको क्या दिया? दूसरे साल का ब्याज दिया है, दूसरे साल का। ध्यान सुनिएगा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई? 1/5। आपसे क्या पूछा है? प्रिंसिपल आपसे पूछा है, प्रिंसिपल। ध्यान से सुनिएगा,
कई सारे तरीके सवाल को करने के हैं, पर आप ऐसे सोचो, दूसरे साल का ब्याज निकालना है ना। आप एक बताओ, एक साल बाद अमाउंट क्या हो जाएगा। मान लो मेरे भाई कोई धनराशि है पी, कोई प्रिंसिपल पी है, ब्याज की दर 20% है, यानी कि 1/5, तो एक साल बाद अमाउंट क्या आ जाएगा। अगर 5 पे 1 ब्याज है तो एक साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, 6/5। आप बोलोगे 6/5 गुना, ये एक साल के बाद क्या है, अमाउंट है। जो एक साल बाद अमाउंट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में दूसरे साल के लिए क्या है, प्रिंसिपल, यानी कि दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल है। इसी प्रिंसिपल पर दूसरे साल में कितना ब्याज मिलेगा बच्चों, 20%। इसी का 20% 1/5 ब्याज मिलेगा सेकेंड ईयर में, और ये सेकेंड ईयर में ब्याज मिलता कितना है, 6,534 रुपए। ठीक है जी, बस ये तो सवाल था। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बस हो गया सॉल्व। 6 से आपको काटना है, 6 एकम 6 और 0 6 48 और 6 निम्मा 54, तो प्रिंसिपल आ गया भाई 1089 गुणा 25, 5 पच्चे 25 रुपए, और यही सवाल का आंसर भी हो जाएगा। 9 पंजे 45, यानी कि एंड में 5 आएगा, तो ये आंसर नहीं है। आंसर 25 का मल्टीपल आएगा, 0 5 नहीं है, तो ये वाला आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। और भी बहुत सारे तरीके हैं, पर ये आसान है। बताइए, तीसरा सवाल आपके सामने खुलता है त्रिकोणमिति का, ये एनटीपीसी 12th लेवल का है। बोलो, इसको सिंप्लीफाई करना है। सेक स्क्वायर फाई इंटू कॉट स्क्वायर फाई माइनस 1/tan स्क्वायर फाई प्लस 2 इंटू 1/कोसेक स्क्वायर फाई प्लस 1/सेक स्क्वायर फाई का मान क्या है। ये ऑप्शन देखो, इस सवाल में फाई क्या है, एक एंगल है। सवाल का आंसर फिक्स है, तो आप अपनी मर्जी से फाई की कोई वैल्यू रख लो, 45 डिग्री रख लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, या बेसिक से भी कर सकते हैं आप, यहां पे इसको बेसिक भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर जल्दी ही करना है तो फाई की वैल्यू क्या पुट कर लीजिए, 45 डिग्री। ठीक है ना, फाई को 45 डिग्री रख लेते हैं। सेक 45 क्या होता, सेक 45 √2 का स्क्वायर, कॉट 45 1, 2 एकम 2, माइनस tan 45 क्या होता है, 1/1 1 प्लस 2 इंटू, हालांकि ये तो 1/कोसेक क्या, साइन स्क्वायर फाई, और 1/सेक क्या, कॉस स्क्वायर फाई, तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई तो 1 ही हो गया, यानी कि 2 एकम 2 से 2, तो क्या बचा आंसर, 5 45 रहेंगे, सेक 45 √2 का स्क्वायर 2, 2 एकम 2, tan 45 आपका 1 प्लस 2, 2 से 2 कट गया, तो इस सवाल का आंसर तो भाई -1 आना चाहिए। एक बार हम देख लेते हैं। सेक स्क्वायर फाई कॉमन आ जाएगा मेरे भाई, यहां से कॉट स्क्वायर फाई कॉमन आएगा ना, सेक स्क्वायर फाई -1 tan स्क्वायर फाई 1 + 2, नहीं मैंने कैसे काट दिया, गलत कर दिया भाई, 2 और 2 4 -1 3 होगा ना सॉरी, मुझे लगा प्लस माइनस है। ठीक है जी, 3 इस सवाल का आंसर आएगा। चलो आगे चलें। सवाल नंबर 4, एक तैराक धारा की दिशा में 40 किलोमीटर पर आवर, धारा के विपरीत दिशा में 26 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैर सकता है, तो पूछा स्थिर जल में तैराक की चाल कितनी है। बहुत आसान सवाल है। एक स्विमर डाउनस्ट्रीम जाता है 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और धारा के विपरीत यानी कि कैसे अपस्ट्रीम जाता है 26 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो पूछा स्थिर जल में उस तैराक की चाल क्या होगी। बोट की स्टिल वाटर में स्पीड पूछा, यानी कि x बराबर क्या आएगा, d + u/2, 40 + 26/2, यानी कि कितना आ जाएगा मेरे भाई, 66/2, 33 किलोमीटर पर आवर, यानी कि पहला ऑप्शन आ जाएगा। बताइए, सवाल नंबर है 5। जया एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकती है, जया और सुषमा उस काम को 21 दिन में कर सकते हैं। जया, सुषमा और हीना मिलकर उसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। जया और हीना मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं। ये एक टेम्पलेट बना लिया है मेरे भाई रेलवे वालों ने, उस टेम्पलेट में नाम बदल देते हैं और डेटा बदल देते हैं, और वही चीज घुमा फिरा के आती रहती है। जब तक पूरा मंजन घिस नहीं जाता ना, ये देते रहते हैं। जैसे सवाल है मेरे भाई, सवाल में कुछ भी दम नहीं है। जया एक काम को कितने दिन में करती है भैया, सवाल में बोला है कि जया एक काम को 30 दिन में करती है। जया और सुषमा, जया का जे ले लेते हैं, सुषमा का एस, ठीक है, कितने दिन में करती हैं, 21 दिन में। सवाल में बोला है जया, सुषमा और हीना, ये तीनों लड़कियां मिलकर काम कितने दिन में करती हैं,
14 दिन में, यही सवाल है। तो सवाल आपसे पूछा गया, बताइए जया और हीना मिलकर वो काम कितने दिन में करेंगी पूरा। तो आपको क्या लेना पड़ेगा इनका बच्चों, एलसीएम। जैसे 21 और 14 का एलसीएम तो सबको पता है 42, लेकिन 42 तो 30 से नहीं कटता, कि 30 का मतलब क्या होता है, 3 दूसाम 30। तो 42 में 3 तो आ गया मेरे प्यारे, 42 में 6 तो आ गया, 5 नहीं आ पाया ना, तो 42 पंजे 210, ये एलसीएम आ जाएगा। तो यहां से टोटल वर्क हम मान लेते हैं भाई इन सब का एलसीएम 210। तो आप बताओ जया 210 कुर्सी 30 दिन में बनाते, एक दिन में कितना काम करेगी, 7। यहां से जया और सुषमा की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 10। और तीनों लोग 210 कुर्सी 14 दिन में बनाते, एक दिन में कितना बनाएंगे, 210 बटे 14 15। तीनों की एफिशिएंसी आ गई, बोलो हाँ। तो आपसे पूछा जया और हीना, है ना। तो जया की एफिशिएंसी कितनी है, जया की एफिशिएंसी 7 है। हीना की ओर निकालनी है, जया प्लस सुषमा की कितनी है, जया प्लस सुषमा की 10 है। तीनों की कितनी है, तो हीना की कितनी आ जाएगी फिर, जया सुषमा की 10 है, तीनों की 15, तो हीना की 5 बती। तो यानी क्या बताओ, ये टोटल वर्क कितना है, 210। अगर इसको जया और हीना मिलकर करेंगे तो दोनों मिलकर काम कितनी एफिशिएंसी से करेंगे, 12। 7 5 12 एफिशिएंसी के साथ करने में कितना समय लगेगा, डिवाइड कर दीजिए, 210 बटे 12। ये किससे कट जाएगा मेरे भाई, 3 से। ठीक है भाई, 3 से नहीं 6 से ही कट जाएगा। 210 35 बार और मेरे भाई 12 2 बार, 35 बटे 2। ठीक है ना, ऐसे कट जाएगा सीधा 35 बटे। तो आइए अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर आपके सामने 6। ए 2 स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक को 19 दिन में बिछा सकता है, बी उसी काम को 11 दिन में पूरा कर सकता है, सी की हेल्प से उन्होंने ये काम केवल 3 दिन में पूरा कर लिया। तो पूछा है सी अकेले ये काम कितने दिन में पूरा कर सकता है। देख रहे हैं सवाल, टाइम एंड वर्क का, ध्यान से सुनेगा। देखो ए एक आदमी है जो 2 रेलवे ट्रैक के बीच, मेरे प्यारे भाई 2 स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक कितने दिन में बिछा सकता है, 19 दिन में। बी यही काम कितने दिन में करेगा, 11 दिन में। ठीक है ना। अब सी की हेल्प से ए और बी ने किसकी हेल्प ली, सी की। यानी कि ए बी सी तीनों लोगों ने मिलकर ये काम कितने दिन में कर लिया, 3 दिन में। तो पूछा यह कि सी अकेले ये काम कितने दिन में कर लेगा। तो मेरे भाई ऐसे सवाल आते हैं, आंख खोल के मेरे भाई सीधा सीधा आपको क्या शुरू हो जाना है, इनका एलसीएम लेना है। 19 11 और 3 का एलसीएम, तो क्या आ जाएगा इनका एलसीएम, तो 19 गुणा 11 गुणा 3 ही आ जाएगा ना बालको। ठीक है भाई। तो भैया टोटल वर्क क्या आएगा, 19 गुणा 11 गुणा 3। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप बताइए, ये टोटल वर्क मैंने मान लिया, ए इतना काम करता है 19 दिन में, एक दिन में कितना काम करेगा, इसको 19 से भाग करेंगे, 11 तिया 33। बी ये काम कितने दिन में करता है, 11 दिन में, एक दिन में कितना काम करेगा, इसे 11 से भाग करेंगे, 19 तिया 57। तीनों लोग मिलकर ये काम कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में। ठीक है भाई। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, इसको 3 से भाग करेंगे, 19 गुणा 11 209। ये बात हो गई, क्लियर है। तो पूछे सी अकेला काम कितने दिन में करेगा। देखो टोटल काम तो 19 गुणा 11 गुणा 3 है। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या निकालना है, सी की एफिशिएंसी। ए की कितनी है 33, बी की कितनी है 57, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 209। तीनों की एफिशिएंसी जोड़ के 209 आनी चाहिए। तो 33 प्लस 57 कितना आ गया 90। तो 209 में से अगर मैं 90 घटा दूंगा तो कितना बचा फिर 100, यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई बच्चों 119। ठीक है। तो सी ये काम करेगा 119 एफिशिएंसी के साथ, तो कितना समय लगेगा बटे 119। ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो बटे 119 आ जाएगा, लेकिन ऊपर क्या रहेगा 19 गुणा 11 209, 209 तिया 627। ठीक है, 19 गुणा 11 209, 209 का 3 गुना करेंगे 627 आ जाएगा। तो 627 बटे 119। अब बताओ कितनी बार जाएगा भैया, 5 बार। 100 ये अगर 627 को 119 से भाग देंगे तो 100 पंजे 519 पंजे 95, 5 बार जाएगा। यानी कि लगभग कितने दिन लगेंगे, 5 सही 32 बटे 119 दिन। बताइए मजा आ गया, क्लियर है ना। तो ये सवाल आप अच्छे से बनाना सीख लीजिए, पेपर में आए तो खटखट खटखट शुरू हो जाना तोते की तरह। आगे चलें, ये देखिए
4 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 8 महिलाएं 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। सवाल यह है कि बताइए 3 महिलाएं और 2 पुरुष इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है जी, तीनों सवाल टाइम एंड वर्क के लगातार हैं, ऐसा हो जाता है पेपर में। बताओ, देखो वैसे तो इस सवाल को आप एफिशिएंसी निकाल के भी कर सकते हो कि महिलाएं पुरुष की एफिशिएंसी निकाल लो, पर तरीका और भी सिखा देते हैं। सवाल में क्या बोला है, 3 वुमेन और 2 मैन इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब थोड़ा दिमाग लगाना, पहली लाइन पढ़ो। सवाल में क्या बोला है, 4 पुरुष किसी काम को, 4 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, यही है। तो मुझे बताओ 2 आदमी उस काम को फिर कितने दिन में करेंगे, 24 दिन में है भाई, 24 दिन में। वर्क सेम करना है, M1D1 बराबर M2D2। 4 आदमी अगर 12 दिन में कर रहे हैं तो 2 आदमी कितने दिन में करेंगे, 24 दिन में, है ना। गुणा सेम होने चाहिए। 8 महिलाएं 15 दिन में काम करते, 3 महिलाएं कितने दिन में करेंगी भाई, 8 महिलाएं काम करते 15 दिन में, 15 अट्ठे 120। 3 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, 3 गुणा 40 120, 40 दिन में है भाई। सचिन आ गया ना समझ में, ऐसी तो करेंगे। गुणा सेम कर दो, 8 महिलाएं 15 दिन में, 3 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, 40 दिन में। वर्क गुणा सेम कर दिया आपने, M1D1 बराबर M2D2। तो 3 महिलाएं 2 पुरुष इस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे, 40 और 24 का एलसीएम 120, ये हमने मान लिया टोटल वर्क। तो 3 महिलाओं की एफिशिएंसी 40 से 120 3, 2 आदमियों की 24 पंजे 120 5, तो ये 120 यूनिट काम करेंगे मेरे भाई। 3 और 5 8 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा करने में, 120 बटे 8 15 दिन। तो इस सवाल का जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो गया, 15 दिन। ठीक है नहीं, जबरदस्त क्वेश्चन। जितना बेहतरीन सवाल है उससे ज्यादा बढ़िया तरीका मैंने आपको सिखाया करने का। आगे चलते हैं, अगला सवाल। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 80% रजिस्टर वोटर्स ने वोट डाला, डाले गए वोटों में से 19% इनवैलिड पाए गए। ठीक है, विजयी उम्मीदवार को वैलिड वोट का 70% वोट मिला और 1458 वोटों के अंतर से चुनाव जीत गया। तो पूछा रजिस्टर वोटर कितने हैं। ठीक है, आप सवाल समझ रहे हैं। जीतने वाले को, विजयी उम्मीदवार को वैलिड वोट का 70% मिला, वैलिड वोट का। तो आप वैलिड वोट तो आसानी से निकाल सकते हो। मान लीजिए कि चुनाव में टोटल रजिस्टर वोटर n, माना एक चुनाव में टोटल रजिस्टर वोटर n है। कितने लोगों ने वोट डाला, 80%। तो 80% का फ्रैक्शन लो 4/5, तो n का 4/5। ये क्या है, डाले गए वोट। अब जितने वोट डले उसमें से 19% इनवैलिड है। 100% में से 19% इनवैलिड है, तो 100 में से 19 घटाइए, बाकी का 81 वैलिड है। तो आपके सामने क्या लिखा है बच्चों, वैलिड वोट। अब जीतने वाले को क्या हुआ कि वैलिड वोट का 70% मिल गया जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितना मिला होगा फिर, वैलिड वोट का 30%, यानी कि कितने वोटों से जीत रहा है, वैलिड वोट के 40% के डिफरेंस से जीत रहा है। ठीक है बच्चे, तो वैलिड वोट का 40% कितना हो गया, 2/5। इतने वोटों के डिफरेंस से जीता है, जबकि जीता कितने वोटों से है, 1458 वोटों के अंतर से। तो दिस शुड बी इक्वली, बराबर होना चाहिए। ठीक भाई, अब यहां देखो आपका क्या क्या कट जाता है। यहां पे 4 से तो आपका 100 ही कट गया, ये 25 बार। क्लियर है भाई, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से। अब ये 2 से आपका कट गया 729, और 81 से मेरे भाई ये कट गया आपका 9 बार, 81 निम्मा 729। तो टोटल वोटर कितने आ गए मेरे भाई, 25 गुणा 25, उधर चला जाएगा गुणा होके, 625 गुणा 9, यानी कि 5400 और 225 5625। तो टोटल वोटर्स की संख्या आ गई सी ऑप्शन 5625। ठीक है, तो ये सवाल सीधा का सीधा एक ही लाइन में निपट गया। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 9। एक बिस्तर को 8845 पर बेचने पर लाभ का मूल्य इसे 1937 में बेचने पर हुई हानि के मूल्य से 25% अधिक है। 20% प्रॉफिट कमाने के लिए सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए। अगर आपको 20% प्रॉफिट कमाना है तो सवाल यह है कि विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। भैया ये बाद में निकालना, पहले आप क्या निकालोगे, कॉस्ट प्राइस की वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है। बहुत फेमस सवाल है मेरे दोस्त, ध्यान से सुनेगा। सवाल यह बन जाता है कि मान लो जैसे एक बिस्तर का कॉस्ट प्राइस है सीपी, यही है,
एक बिस्तर को 8,845 रुपए में बेचने पर क्या होता है, आपको प्रॉफिट होता है। और उसी बिस्तर को जब आप 1987 रुपए में बेचते हो तो आपको क्या होता है, लॉस होता है। तो प्रॉफिट जो हो रहा है वो लॉस से कितना ज्यादा है, 25%, यानी कि 1/4। सुनना, मान लो सामान को 1987 में बेचने पर आपको 4 यूनिट का लॉस हो रहा है। कितना, 4 यूनिट का। ठीक है, तो 4 से 25% ज्यादा कितना होता है, 4 का 25%, 4 से 1 ज्यादा कितना है, 5। यानी कि सामान को 8,845 में बेचने पर आपको 5 यूनिट का प्रॉफिट है। यही बात बोली गई है कि भाई 8,845 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट है वो 1987 रुपए में बेचने पर जो लॉस हो रहा है उस लॉस से 25% ज्यादा है। यानी कि अगर 4 यूनिट का लॉस हो रहा है तो 4 से 25% ज्यादा, यानी कि 5 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है 8,845 में बेचने पर। क्लियर है, प्रॉफिट यानी कि पॉजिटिव, लॉस यानी कि निगेटिव। क्लियर है, तो बताओ यहां पे क्या लेंगे, डिफरेंस से। कॉस्ट प्राइस से 5 यूनिट प्रॉफिट है, 4 का लॉस है, डिफरेंस कितना है, +5 और -4 का 9 का डिफरेंस है। जबकि रुपए में डिफरेंस कितना है, 8,845 में से क्या घटाओगे, 1987 घटाओगे, तो 15 में से 7 गया 8, 13 में से 8 गया 5, और मेरे भाई ये कितना हो गया, 17 में से 9 गया 8, और ये कितना बचा फिर आपका, 7 में से गया 6, 6858। ठीक है जी, ये 9 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 सत्ते 63 और 9 छिक्का 54, 9 दूनी 18। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 762। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 762 आ गई है तो चाहे आप यहां से कर लो चाहे से कहीं से भी हो जाएगा। 1 की वैल्यू 762 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है बताओ बच्चों, 762 का 5 गुना 3500 और मेरे भाई 310, यानी कि 3810 रुपए। क्लियर है, किसी बालक को कोई समस्या? तो मैं कह सकता हूं जब आप सामान को 8,845 में बेचते हो तो आपको 3810 रुपए का प्रॉफिट होता है। किसी सामान को 8,845 रुपए में बेचने से 3810 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि वो सामान आपने खरीदा कितने का होगा, 8,845 से 3810 रुपए कम, यानी कि 5,035 रुपए में। बोलो, तो सामान आपने 5,035 रुपए में खरीदा होगा। अगर आपसे इस सवाल में वस्तु का लागत मूल्य पूछा होता तो आंसर आ जाता 5,035 रुपए। बोलिए, लेकिन सवाल एक लेवल ऊपर चला गया। सवाल यह है कि 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अगर इस सामान पर 20% लाभ कमाना है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा मेरे भाई, सेलिंग प्राइस आएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है भाई, 5,035 का 20% यानी कि 1/5 क्या आएगा, 5,035 को 1/5 से भाग कर दो, 1,007 रुपए। तो इसमें 1,007 आप जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 6,042। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। मैं जा रहा हूं पीसी के लिए। ठीक है, समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है भाई? ये लागत मूल्य में 5,035 में आप प्रॉफिट जोड़ दीजिए, ये आ गया। ठीक है भाई, आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं कि 20% लाभ कमाने के लिए सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। अगर आप सीपी पे 20% लाभ कमाओगे तो बेचो कितने, कॉस्ट प्राइस के 120% में 120, यानी कि जो भी आंसर आएगा 3 का मल्टीपल आएगा। तो ऑप्शन से 3 का मल्टीपल भी देख सकते हैं। जैसे कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन इन 2 ऑप्शन में आप फंस जाओगे। ठीक है ना बच्चों, आ जाइए अगला सवाल। सवाल नंबर है 10। 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। पहले बताओ कि बहुलक होता क्या है, क्या होता है बहुलक? आपको एक डेटा सेट दिया है, इनका बहुलक बताना है, यानी कि किसी डेटा सेट में जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही क्या होता है, उसका बहुलक। तो यहां पे 19 एक ही बार आ रहा है, सबसे ज्यादा मुझे दिख रहा है 14। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई नंबर दूसरा 4 बार आ रहा है नहीं, यानी कि यहां पे इस डेटा सेट का बहुलक कितना हो गया, 14। समझ में आएगी बात? चलिए आगे चलते, अगला सवाल, सवाल नंबर 11। बताइए, आज का टेस्ट बढ़िया है, तसल्ली से आपको बनाना है, करो। एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे 2 व्यक्तियों को ओवरटेक करती है। पहला व्यक्ति 12.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, दूसरा आदमी 30.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है।
उन्हें ओवरटेक करने में रेलगाड़ी को 19.8 और 25.8 सेकंड लगते हैं। दोनों आदमी रेलगाड़ी की ही दिशा में चल रहे हैं, तो पूछा है रेलगाड़ी की चाल कितनी है, किलोमीटर पर आवर में बताना है। ध्यान से सुनेगा, बड़ा सरल सा है। मान लो मेरे भाई जैसे रेलगाड़ी है, ठीक है जी, ये रेलगाड़ी चल रही है। अब इसी रेलगाड़ी की डायरेक्शन में दो आदमी और चल रहे हैं, इसी रेलगाड़ी की ही दिशा में यहां पर दो आदमी और चल रहे हैं। क्लियर है? पहला आदमी, मैंने मान लिया कि रेलगाड़ी की स्पीड पूछे एस किलोमीटर पर आवर, मैंने मान लिया कि रेलगाड़ी की स्पीड एस किलोमीटर पर आवर है। पहला आदमी चल रहा है कितने की स्पीड से भाई? 12.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरा 30.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है भैया, रेलगाड़ी की दिशा में दोनों आदमी चल रहे हैं। आप बताओ, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी? खुद की लंबाई के बराबर। ठीक है जी। अब आप बताइए, रेलगाड़ी की मैंने जैसे रेलगाड़ी की लंबाई एल है, पहले आदमी को क्रॉस करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम, सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2। रेलगाड़ी आदमी को पार कर रही तो रेलगाड़ी की स्पीड ज्यादा रही होगी, तो पहले आदमी को क्रॉस करेगी, रिलेटिव स्पीड क्या आएगी भैया? सेम डायरेक्शन में S माइनस 12.6 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है ना? कितना टाइम लगा मेरे भाई क्रॉस करने में पहले आदमी को? 19.8 सेकेंड। ठीक है। दूसरा आदमी 30.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो क्या आ जाएगी रिलेटिव स्पीड? S माइनस 30.6 किलोमीटर पर आवर। दूसरे आदमी को कितने टाइम में पार किया है? 25.8 सेकेंड में। क्लियर है भाई? ये भी रेलगाड़ी की लंबाई है, ये भी रेलगाड़ी की लंबाई है, क्या होनी चाहिए? बराबर। यहां देखिए, स्पीड मैंने किलोमीटर पर आवर में रखा है, टाइम सेकंड में रखा है, कि जब मैं दोनों की इक्वल करूंगा तो यूनिट तो कट ही जाएगी। क्लियर है ना? आपको केवल इसकी कैलकुलेशन करनी है। बताइए किससे कटेगा जी? ये है भाई, बताओ। तो ये आपका 6 से, 6 तिया 18, 6 तिया 18, और ये भी 6 से कट जाएगा, 6 चौक 24 और ये 6 तिया 18, 6 चौक 24 और एक 6 तिया 18। क्लियर है? आप बोलोगे यहां तक कोई समस्या? अरे हाँ जी वाल को, 6 से कटे 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 6 से चला जाएगा, 6 चौक 24 और एक 6 तिया 18। फिर अंदर क्या करेंगे मेरे भाई अपन लोग? मल्टीप्लाई, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या आ जाएगा? 33S, और ये क्या आ जाएगा? 43S। 33S और 43S का डिफरेंस क्या आएगा? 10S। बोलो, बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ सर, 43S माइनस 33S 10S। ये 43 गुणा 30.6 इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। 43 गुणा 30.6 माइनस 12.6 गुणा 33, 12.6 गुणा 33। बताइए, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको ज्यादा लग रही होगी, पर ये आपको करनी पड़ेगी। अब बताओ मेरे दोस्तों, आगे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें? बताइए। 43 गुणा 30.6 माइनस 12.6 गुणा 33। ठीक है जी। या तो अंदर गुणा कर लो, या देख सकते यहां भी 9 से कट रहा है और यहां भी 9 से कट रहा है। ठीक है जी। अगर मैं 10 उधर भी लेके जाऊंगा, बटे में 10 करूंगा, तो जो भी आंसर आएगा भाई, ये 126 9 से कटने वाला नंबर है, 6 3 अंकों का ये भी 9 से कटने वाला नंबर है, तो जो भी स्पीड आएगी रेलगाड़ी की वो 9 से कटने वाली होनी चाहिए। नहीं, ऑप्शन से देखो, 9 से कटने वाला नंबर 94 नहीं है, 96 नहीं है, 80 नहीं है, 90 है। यही आंसर आएगा। चेक करके देख लो, ऐसा चिन्ह करके देखो, यही आ रहा है क्या? क्लियर है? क्योंकि आपका जो एस की वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट किस में आएगी? किलोमीटर पर आवर में ही होगी कि नहीं होगी? अगर आप पूरी कैलकुलेशन करने लगो कि मल्टीप्लाई करें घटाएं तो पागल हो जाओगे भाई। आप कुछ बच्चे सोचे कि हम क्यों इतने हाई लेवल के सवाल करें, इतने कैलकुलेटिव आए हुए हैं। ये रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सवाल है, सेम टू सेम करना तो पड़ेगा, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना। ये बताइए, एक जिले की जनसंख्या 3,59,000 है, ठीक है, जिसमें से 179,000 पुरुष हैं। 22% जनसंख्या क्या है मेरे भाई? पढ़ी लिखी है। 22% पुरुष पढ़े लिखे हैं, तो कितनी प्रतिशत महिलाएं लिटरेट है? महिलाएं भी 22% ही पढ़ी लिखी होंगी। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। पर एक जिले में मेल भी रहते हैं और फीमेल भी रहते हैं। सवाल में बोला गया है कि भैया टोटल पॉपुलेशन में मेल प्लस फीमेल में कितने पढ़े लिखे हैं? लिटरेट कितने? 22%। मेल कितने? 22%।
अगर सब कुछ देखो, एक गांव में कुल 22% लोग पढ़े लिखे हैं, पुरुष 22% लोग पढ़े लिखे हैं, तो फीमेल कितनी पढ़ी लिखी होंगी? ये भी तो 22% पढ़ी लिखी होंगी। मेल भी 22%, फीमेल भी 22%, तभी तो ओवरऑल 22% पढ़े लिखे आएगा। तो आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन। इस सवाल को सॉल्व ही नहीं करना था, जरूरत ही नहीं है कितने आदमी हैं कितने औरतें। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी भुजा 5/12 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। बताइए बच्चों। देखो दोस्त, अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 5/12 के अनुपात में, तो पढ़ते पता लग जाएगा कि कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। क्योंकि 5/12 क्या भाई? ट्रिपलेट। और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया क्या आएगा? यहां तो रेशियो दिया है, बच्चे क्या करने लगते हैं? जबरदस्ती एक्स मानने लगते हैं, जबरदस्ती। पर रेशियो अगर आपको दिया है भुजाओं का, तो ये 5 और 12 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं होंगी। रेशियो के हिसाब से एरिया निकाल लो, क्या आएगा? एरिया 1/2, 5 गुणा 12, यानी कि 12 पंजे 60, 60/2 30। यानी कि अगर 5/12 साइड है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा? 180। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग एरिया है कितना? 1080 नहीं, ये 30 आएगा ना। 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बताओ कितने गुना हो रहा है? ये 36 गुना हो रहा है। लेकिन सवाल में आपसे पूछा क्या है? पेरीमीटर। ठीक है जी, बताओ पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो 5, 12, 17 और 13 30, पेरीमीटर 30 होगा। लेकिन ये गलती मत कर देना, एरिया तो नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, और पेरीमीटर तीनों भुजाओं का योग नापते हैं सेंटीमीटर में। अगर एरिया 36 गुना हो रहा है, क्योंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में नापा जाता है, पेरीमीटर सेंटीमीटर में नापेंगे, तो पेरीमीटर कितने गुना होगा? 6 गुना। ठीक है ना। तो त्रिभुज का परिमाप 30 का 6 गुना आएगा, यानी कि कितना प्यारे भाई? 180 सेंटीमीटर। ये वाला आंसर होगा। ठीक है, आपको एक्सपेक्स मानने की कोई जरूरत नहीं है। रेशियो दिया तो हमेशा मेंसुरेशन के सवालों में रेशियो में ही कैलकुलेशन करो। ठीक है जी, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 14, कैलकुलेटिव सवाल लग रहा है भाई, सिंपल इंटरेस्ट का। किसी निश्चित मूलधन पर 4.5% वार्षिक ब्याज दर पर 4 सही 2/9 साल का साधारण ब्याज 8,778 है। उसी मूलधन पर 5.5% साधारण ब्याज की दर पर 2 सही 5/7 साल में मिश्रधन क्या होगा? बहुत बढ़िया, बताइए जी, क्या है प्यारे बच्चे सवाल का आंसर? सवाल समझ रहे? आपको दिया है सिंपल इंटरेस्ट, पूछा क्या है? अमाउंट। तो पहले आपको प्रिंसिपल पता करना पड़ेगा। भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। प्रिंसिपल आपको नहीं पता, ब्याज की दर कितनी है? 4.5%। 4.5% मतलब 4.5/100 इंटू टाइम कितना भैया? 4 सही 2/9 साल, तो 9 चौक 36 और 2 38, 38 ये आपका आ गया ब्याज। कितना ब्याज है? 8,778 रुपए। किसी को कोई समस्या यहां तक? प्रिंसिपल ब्याज की दर 4.5% को क्या लिख दे? 4.5/100। टाइम कितना? 9 चौक 36 2 38, 38/9 साल। तो ये हो गया 4.5 दूनी 9, और 2 से आपका 38 चला गया बच्चों 19 बार। ठीक है, 19 दूनी 38। 19 से जरूर कटना चाहिए, तभी चीज आगे सॉल्व होगी। 19 चौक 76, 76 के बाद कितना बचा मेरे भाई? 11। तो 19 6 का 114 है, और 3 19 दूनी 38। बहुत बढ़िया, यानी कि प्रिंसिपल आ गया भाई 46200 रुपीज। ये प्रिंसिपल आ गया 46,200 रुपए। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को डाउट आया होगा। लेकिन असली सवाल इसके आगे आ रहा है। आपसे पूछा इसी प्रिंसिपल पर अगर ब्याज की दर 5.5% है, तो 2 सही 5/7 साल में मिश्रधन ज्ञात कीजिए। अच्छा, अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये होता है प्रिंसिपल। आपको पता है अगर मैं इसमें ब्याज ऐड कर दूं तो अमाउंट आ जाएगा। और मेरे भाई ब्याज क्या आएगा? प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। प्रिंसिपल कितना? यही 46,200 रुपए आपने निकाला है। अब ब्याज की दर आपको कितनी लेनी है?
5%, ये आपको ब्याज की दर लेनी है। इनटू टाइम कितना बताइए बच्चों, 2 सही 5/7 साल, 7 दूनी 14, 14 और 5 19/7, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल ही आ जाएगा। देखिए परसेंटेज से यहां पर 2 जीरो कट गया, 7 से भी अगर काटेंगे तो 7 छिंग 42, 4 2 7 छिंग 42 से 66 गुणा 5.5 कितना आ गया मेरे भाई, 66 गुणा 5.5 आ जाएगा आपका 5.5 को 11/2 लिख लेते हैं ना, 33 गुणा 11, 33 गुणा 11 कितना आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है जी 330 और 33 363, 66 पंजे 330 और फिर उसका आधा 363 आ गया, ठीक है जी। तो 363 गुणा 19, 363 इंटू 19, मैंने पूरी कैलकुलेशन करके बता दी। ये आपका क्या आ गया, अमाउंट आ गया। पहले आपने क्या निकाला, प्रिंसिपल, फिर उसमें अलग से आपने ब्याज जोड़ दिया। भैया जब मैं ये कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे नहीं दिख रहा कि सवाल का आंसर क्या आ चुका है, सी ऑप्शन। पूरी कैलकुलेशन थोड़ा ना करेंगे, इकाई का अंक देख लूंगा क्या है 0, और ये 3 नाम 27 क्या 7, तो 0 में 7 जोड़ूंगा तो आंसर जो भी आएगा यूनिट डिजिट क्या रहा होगा उसका 7। समझ में ये बात, ठीक है। लेकिन ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ओके अच्छा सवाल, और ऐसे कैलकुलेटिव सवाल बहुत सारे आ रखे हैं आपके पेपर में, आ जाइए। सवाल नंबर 15, 691 गुणा 709 का मान ज्ञात कीजिए। भाई सवाल में तो मुझे लग रहा कुछ भी ना करना पड़े, 1 गुणा 9 9, तो आंसर का यूनिट 9 आएगा, यह आंसर है कि नहीं बालको। हर सवाल मुश्किल नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे आसान भी आएंगे। अगर आपको बेसिक से सॉल्व करना है तो ये क्या आ जाएगा मेरे भाई, 691 क्या है 7, देखो दोनों का एवरेज 700 है, ये क्या है 700 माइनस 9, ये कितना है बच्चों 700 प्लस 9, तो क्या a माइनस बी गुणा a प्लस बी का सवाल नहीं है। क्या बन गया बच्चों, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 700 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। बस ये सॉल्व करना है आपको, आंसर क्या आ जाएगा, चौथा ऑप्शन। सवाल नंबर 16, द एलसीएम ऑफ दिस, इसका एलसीएम बताओ। अच्छा यहां पे 3 संख्याएं दे रखे, एक संख्या भाई ये है, दूसरी संख्या आपकी ये है, और तीसरी संख्या बच्चे ये है। इनका एलसीएम आपको निकालना है। तो एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सबसे डिवाइड हो जाए, यही तो है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में आप कह लेंगे जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन है उसकी मैक्सिमम पावर आपको लेनी है। क्या लेनी है, मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर। तो सबसे पहले आप जैसे यहां पे क्या देख लो, 3, यहां 3 का क्यूब है, यहां क्या 3 का स्क्वायर है ना, आगे तो 3 नहीं है, यहां तो 3 है ही नहीं कहीं पे, ठीक है बच्चों। तो यानी कि 3 की हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है बच्चों। तो 3 की पावर 3 लेंगे, 3 की पावर 2 वाला तो आंसर हो नहीं सकता। आगे ना बच्चों बात समझ में। इसके बाद अपन लोग देख लेते 13, यहां क्या है, अच्छा 13 तो यहां दोनों सेम ही है, अब 13 की पावर 2। 8 देख लेते हैं, यहां 8 का क्या है, स्क्वायर, यहां तो 8 है ही नहीं, यहां क्या 8 का क्यूब, तो भैया 8 की पावर क्या आनी चाहिए, फिर 3 आनी चाहिए, यानी कि वाला आंसर नहीं हो सकता। तो कौन सा आंसर होगा, बी। यहां देखिए क्या है 16, यहां तो 16 है ही नहीं, है 16, यहां 16 की पावर 2, तो 16 की हाईएस्ट पावर क्या है, तो 16 की हाईएस्ट पावर 2 आनी चाहिए, देखो यहां आ रहा है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। ऐसे देखना, हाईएस्ट पावर आपको देखनी है। 17वां, एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैच में बनाए गए एवरेज रन 42 हैं, अगले 10 मैच में बल्लेबाज ने औसतन 16 रन बनाए, तो सभी 33 मैच में उसका औसत रन ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई, देखो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि पहले टोटल रन निकालेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे कितनी पारी खेली है, इससे कम जो है शॉर्टकट में ढूंढना ना, क्योंकि आंसर यहां पे लगभग है। एक बल्लेबाज ने 23 मैच खेले, कितने 23 मैचेस, 23 मैचेस खेलने पर उसका एवरेज कितना आ रहा है, उसका एवरेज आ रहा है 42 रन। फिर अगले 10 मैच खेले, उसमें उसका एवरेज आ रहा है 16 रन, 16 रन आ रहा है। तो ये 23 और 10 33 मैच हो गए, सभी 33 मैच में एवरेज क्या आएगा, तो मेरे भाई एक बात देखो, ये 42 है और ये 16 है, तो 42 को आप ब्रेक करके लिख सकते हो कैसे, 16 प्लस
कितना 26 लिख सकते हो भाई। 16 रन एवरेज रन यहां भी है, 16 एवरेज रन यहां भी है, तो 16 एवरेज तो है ही उसका, लेकिन शुरू के 23 मैचों में वो क्या 26 पर रन एक्स्ट्रा बना रहा है ना। शुरू के 23 मैचों में क्या बना रहा है वो 26 रन पर मैच एक्स्ट्रा बना रहा है। तो ये एक्स्ट्रा डेविएशन केक कटेगा तो समय बटेगा। सारी पारी है कितनी 23 + 10 33, तो ये 33 में डिवाइड हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ये आ जाएगा 16 + 23 × 26/33। हालांकि ये कुछ कट नहीं रहा है। अच्छा सिंपल देख लेते हैं, 26 × 20 520 और 26 थी 78, 520 में 78 जोड़ लो तो कितना आ गया मेरे भाई 598। 16 + 598/33। तो आप मुझे तो कितनी बार चला जाएगा ये 33 एकम 33, तो बचा कितना 6 268। तो फिर कितनी बार चला जाएगा 8 बार। 240 और 24 264 है ना। तो 16 + 18 यानी कि 34 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हुआ फिर ए इसका आंसर है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 18, निम्नलिखित को सरल करो। 1 + sin a sec a - tan a cosec a 1 - cos a × cosec a + cot a, इसकी वैल्यू क्या है। हाँ जी, आप यहां पर भी वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं, सब बच्चों को पता है sec a - tan a × sec a + tan a = 1, cosec a - cot a × cosec a + cot a = 1। जहां sec a - tan a आएगा वहां sec a + tan a जरूर होगा। जहां cosec a + cot a होगा वहां cosec a - cot a जरूर होगा। देखो नीचे तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, नीचे cosec a + cot a है। आप ध्यान से देखो बच्चों, अगर इसकी मल्टीप्लाई हो जाए अंदर तो क्या बनता है cosec a कम cosec a। cosec का मतलब क्या होता है 1/sin, अंदर गुणा करेंगे तो cos/sin क्या बनेगा cot a बन गया। cosec a के अंदर गुणा करेंगे तो cos/sin cot a। तो cosec a - cot a गुणा cosec a + cot a क्या हो गया बच्चे 1। तो नीचे प्यारे स्टूडेंट क्या बन गया आपका 1। कोई दिक्कत। चलिए ऊपर क्या है sec a - tan a। जब ऊपर sec a - tan a है तो sec a + tan a भी होना चाहिए, तभी तो sec a + tan a × sec a - tan a 1 बनेगा। लेकिन ऊपर तो sec a + tan a है ही नहीं, गड़बड़ है ना। तो भाई अगर मैं ऊपर नीचे sec a से गुणा कर दूं यहां भी और नीचे भी, तो जरा सोचना क्या बनने की बात। अगर sec a के अंदर गुणा करूंगा तो क्या बनता है sec a, sec का मतलब 1/cos, sin/cos tan a, यानी कि ये sec a + tan a × sec a - tan a क्या आ गया 1। तो हो गया बच्चों 1/sec a, 1/sec a यानी कि भाई साहब ये आंसर है। लिटरली 2 सेकंड से ज्यादा का सवाल नहीं है ये, 2 सेकंड से ज्यादा का कतई भी। आ जाइए, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 151 ऑड नेचुरल नंबर्स, पहली 151 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। लिख लो चाहे अपनी कॉपी में, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n। पहली n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत n के ही बराबर होता है। तो प्रथम 151 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 151 ही होगा। आ जाइए अगला 20वां सवाल, इसका मान ज्ञात कीजिए। बताओ बच्चों, बिल्कुल सरल है सवाल। ऊपर और नीचे सेम नंबर लिखा हुआ है, सेम नंबर है, बस फर्क किसका है दशमलव का। हर एक में क्या है पावर 2 है, हर एक टर्म में क्या हो रही है पावर 2 हो रही है, स्क्वायर हो रहा है। तो आप देखो ध्यान से देखो, ऊपर और नीचे बस सेम चीज है, दशमलव का फर्क है। 0.006 ये कितना है 0.06 10 गुना, 0.066 का 10 गुना है 0.66, 0.066 में 10 से गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा 0.666, यानी कि ऊपर जो भी लिखा हुआ नीचे वाली संख्या का क्या है 10 गुना, और हर एक पे क्या लगा हुआ स्क्वायर। तो आंसर भी क्या आएगा 10 का, यानी कि ये आंसर है। आ जाइए बच्चे, सवाल नंबर 21, 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 9 किलोमीटर/आवर की चाल से समान दिशा में चल रहे एक आदमी को 30 सेकंड में पार कर लेती है।
यह ट्रेन 51 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही 220 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पूरी तरह पार करने में कितना समय लेगी। ये ट्रेन का वो सवाल, इसमें दो छोटे छोटे क्वेश्चन को मिला दिया गया है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है मेरे भाई, बस आप रिलेटिव स्पीड का ध्यान रखिए डायरेक्शन देख के। एक ट्रेन है जो 100 मीटर लंबी है, कितने की स्पीड से चल रही है, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। सॉरी, ट्रेन की चाल नहीं दी है। 100 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे एक आदमी को पार करते कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। यानी कि ट्रेन की स्पीड तो नहीं पता आपको, तो पहले ट्रेन की स्पीड आपको क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। मान लो जैसे ट्रेन है, ठीक है भाई, ये ट्रेन चल रही है s किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब ये ट्रेन एक आदमी को क्रॉस करती है जो चल रहा है 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से ट्रेन की सेम दिशा में, ठीक है। तो ये ट्रेन खुद 100 मीटर लंबी है ना। जब ये ट्रेन इस आदमी को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी, 100 मीटर। और डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, s माइनस 9। ये क्या आ गया बच्चे, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। और इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते, 5 बटे कितने सेकंड में पार करती है, 30 सेकंड में। ये हो गया भैया, है ना। तो यहां पर 1 0 तो कट ही जाएगा, ठीक है। 3 चिन्ह और 5 दूनी, ठीक है भाई। तो यहां आ जाएगा 6 दूनी और -9 इधर, 12 9, यानी कि ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, 21 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि s का जो भी वैल्यू है वो यहां रखेंगे तो ट्रेन की स्पीड तो 21 किलोमीटर पर आवर ही है ना। अब बोला यह ट्रेन 51 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपोजिट डायरेक्शन में चल रही 220 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगी। अब ये ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को पार करती है, उसमें कितना टाइम लगेगी। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। भाई पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है, 100 मीटर। दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है, 220 मीटर। ये दो ट्रेन एक दूसरे को पार करते कैसे डायरेक्शन में, अपोजिट। जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में पार कर रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या लगेगी, s1 प्लस। भाई इसकी स्पीड मैंने निकाली 21, दूसरे की कितनी है, तो 21 प्लस 51 कितना आ गया, 72। 21 प्लस 51 72 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में 5 बटे तो 18 चौक, तो ये कितना आ गया, 320 बटे 20 यानी कि 16। 100 प्लस 220 320 बटे 20 आ गया ना, 16 सेकंड में पार करेगी। तो ऑप्शन चौथा है, ठीक है। बढ़िया सवाल है, लेकिन 2 स्टेप में आपको करना है, ठीक है जी। मैंने आपको बता ही दिया है। अब तो रेलवे की तैयारी करने वाले सब बच्चों को पता भी चल गया होगा कि हमने बहुत सारे टीचर्स को इकट्ठा करके, अच्छे टीचर्स को जो पढ़ाने वाले, कायदे से पढ़ाने वाले टीचर हैं, उनको एक जगह लाके एक टीम बनाइए। और ये ऐसे टीचर्स हैं जिन पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, इनके पढ़ाने के तरीके पे भी, इनके डेडिकेशन पे भी, इनकी क्वालिटी पे भी। और हम पर तो है ही आपको बच्चों। अभी सभी टीचर सिलेक्शन वे पर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रेलवे फाउंडेशन बैच पढ़ाने वाले हैं 1 तारीख से जोश में। आप जुड़ के पढ़िए अगर आप रेलवे 2026 के किसी भी पेपर को क्लियर करना चाहते हो तो, ठीक है जी। आओ सवाल नंबर है 22। तो बड़ी लंबी गुणा करनी है यार, कौन करेगा इतनी लंबी गुणा, बताओ बच्चों। सेम टू सेम सवाल रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का पूछा हुआ है जो मैं आपको करवा रहा हूं। ये मल्टीप्लीकेशन है, इसका मान किसके बराबर, एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं करनी, अरेंजमेंट करना है, वो भी किसका, दशमलव का। डिजिट तो सेम है, नंबर्स तो सेम है। आप देखो मल्टीप्लाई में क्या है, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स ऐड हो जाएंगे। यहां डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1। यहां कितने डिजिट हैं, 3। तो इस पूरी मल्टीप्लाई भी करोगे तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे, 4। 1 + 3 4। यहां तो कोई डेसिमल है नहीं, तो आंसर वो देखो जहां डेसिमल के बाद 4 डिजिट हो। यहां 1 और 1 2 डिजिट है, यहां 3 और 3 6 डिजिट है, यहां 3 2 5 1 6 डिजिट है। यहां डेसिमल के बाद 2, यहां 2 2 और 2 4 डेसिमल है, यानी कि क्या आंसर क्या आ गया, चौथा ऑप्शन, ठीक है जी। आइए सवाल नंबर आपके सामने 23, बताइए।
एम और एन एक बिजनेस शुरू करते हैं। एम 4 महीने के लिए एन के इन्वेस्टमेंट से 39,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करता है। एन 7 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। कुल प्रॉफिट 4,064 में से एम का हिस्सा एन के हिस्से से 508 रुपए अधिक है। तो सवाल में पूछा है फंड द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय एम। एम ने कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया है, एम का इन्वेस्टमेंट क्या है। सवाल समझ पा रहे हैं? एक शानदार पीक लेवल का क्वेश्चन है। सब बच्चे जानते हैं कि भैया पार्टनरशिप में प्रॉफिट बांटा जाता है इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम के रेशियो में। इस सवाल में पूछ क्या रहे हैं अपन से, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। यहां पर दो लोग हैं जिनका जिक्र हो रहा है, एम और एन। हमें इन्वेस्टमेंट निकालना है तो सबसे पहले इनका प्रॉफिट का रेशियो निकालो मेरे भाई। समझ में आई बात आपको? लेकिन सवाल अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर तो एग्जैक्ट वैल्यू दिया, कुल प्रॉफिट कितना है 4,000, उसमें से एम का शेयर एन के शेयर से कितना ज्यादा है 508। आपको एग्जैक्ट वैल्यू की तो नीड ही नहीं है, आपको क्या चाहिए, केवल रेशियो। तो जब रेशियो ही चाहिए तो आप इसका रेशियो ही ले लो ना, कट जाएगा क्या 508 4,000 8 8 64, 8 बार कट जाएगा। यानी कि अगर 8 है तो ये कितना है 1। तो मैं ये कह सकता हूं कुल प्रॉफिट यानी कि m प्लस n अगर 8 है तो उसमें m का शेयर n से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। बोलो बात समझ में आ गई? और यहां से अगर मैं रेशियो लूंगा तो m बटे n कितना आ जाएगा कंपेंडो डिविडेंडो से 9/7। ये m से n का रेशियो आ जाएगा कंपेंडो डिविडेंडो से। टोटल प्रॉफिट m प्लस n 8 यूनिट, m माइनस n 1 यूनिट। रेशियो लिया तो m बटे n क्या आएगा 8 प्लस 1 बटे 8 माइनस 1 9 रेशियो। ये m और n के क्या आ गया प्रॉफिट का। अब इन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो कितने समय के लिए किया, m ने 4 महीने के लिए और n ने कितने महीने के लिए भैया 7 महीने के लिए। तो अब प्रॉफिट के रेशियो को किससे, टाइम के रेशियो से डिवाइड करोगे तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा। है बच्चों, जब डिवाइड करोगे तो ये तो 9/4 रेशियो 9/4 रेशियो 7/7 1, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9/4। तो एम और एन का क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। पूछा क्या है, एम 4 महीने के लिए एन से 39,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करता है। तो भैया एम ने एन से कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया है 5 यूनिट। सवाल के अनुसार एम ने एन से कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया है 39,000 रुपए। तो 5 की वैल्यू ही तो 39,000 है, तो कितना आ गया 7800 गुना 7800 टाइम्स हो गया। तो पूछा एम द्वारा इन्वेस्टमेंट, तो एम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी कि 9 का मल्टीपल आंसर आएगा और एंड में क्या आएगा 2 जीरो ही आंसर है, 9 गुणा 7800, ये उत्तर आ गया। डबल जीरो आएगा एंड में और 9 का मल्टीपल, सी ऑप्शन ही है केवल। ठीक है ना बच्चों, आगे चलते हैं। सवाल है आपके सामने यहां पर 24, बताइए कौन करेगा। संख्याओं 2.8 और 0.217 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 2.8 और 0.217 का एलसीएम कौन करेगा बताइए बच्चे, जल्दी जल्दी से। देखो संख्या को एलसीएम निकालना हम जानते हैं, पर बच्चे डेसिमल देख के घबरा जाते हैं। तो हम लोग कैसे ले लेते हैं भाई ऐसे सवालों को, ऑप्शन से। ऑप्शन से ले लेते, क्या दिक्कत है, कौन निकाले बैठे पूरा। इनका एलसीएम एक ही नंबर है 868। 868 देखो 2.8 से कटता है कि नहीं भाई, एलसीएम तो इन दोनों संख्याओं से बड़ा ही आएगा ना। 2.8 0.868 तो 2.8 से डिवाइड नहीं होगा, ये हो जाएगा मेरे भाई। देखो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे छोटा नंबर, ये तो 2.8 से भाग ही नहीं होगा क्योंकि ये छोटा नंबर है, 2.8 बड़ा नंबर है। फिर हम देखेंगे ये 2.8 से डिवाइड हो जाएगा, हां जी। क्या ये 2.8 से डिवाइड होगा है भाई, ना हो भाई, बताओ दशमलव में नहीं आएगा, आएगा। सी को अगर आप देखोगे 8.68 को अगर 2.8 से डिवाइड करोगे तो ये 868/280 दशमलव में चला जाएगा ये तो, यानी कि ये भी 2.8 से पूरा डिवाइड नहीं होगा।
डिवाइड तो होगा पर क्या आएगा, डेसिमल से। कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, समझ में आया। फिर हम क्या देखेंगे, 86.8 2.8 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, दशमलव हट जाएगा, देखो 28 84 28 कम 28 विदाउट डेसिमल। 2.8 से डिवाइड होगा, 0.217 से भी हो ही जाएगा। तो यानी कि क्या आंसर है इसका, 86.8। समझ में आया। तो हमेशा ऐसे सवाल को कैसे उठाइएगा, ऑप्शन से, बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आ जाइए आखिरी सवाल करते हैं हम लोग, सवाल नंबर 25 बनाओ। ट्रेन स्टेशन एम से 6:30 बजे निकलती है और उसी दिन 3:30 बजे स्टेशन एन पर पहुंचती है। ट्रेन भी स्टेशन एन से 8:30 बजे निकलती है और 1:30 बजे स्टेशन एम पर पहुंचती है। ट्रेन ए और बी के मिलने का टाइम ज्ञात कीजिए। सब बच्चे अगर रेलवे की सीरियसली तैयारी किए हैं तो आपने ऐसा सवाल देखा ही होगा बच्चों, है भाई। यहां पे 2 स्टेशन का जिक्र है, स्टेशन एम और एन। मान लीजिए कि स्टेशन एम है और ये एन है। सवाल में कहा गया है कि स्टेशन एम से सुबह सुबह कितने बजे, यानी कि 6:30 बजे, 6:30 बजे, ठीक है मेरे भाई। एक ट्रेन निकलती है स्टेशन एम से और पहुंचते कितने बजे है, 3:30 बजे पहुंचते। किसी को कोई डाउट? तो भाई यहां से ट्रेन ए जो है 6:30 बजे निकलते और पहुंचते कितने बजे, 3:30 बजे। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पे निकलती है भाई सुबह स्टेशन एन से 8:30 बजे, है ना। 8:30 बजे ट्रेन बी निकलती है स्टेशन एन से और 1:30 बजे पहुंचते स्टेशन एम पर। 1:30 बजे पहुंचती है, यानी कि ट्रेन बी जो है वो ट्रेन ए के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, स्टेशन एन से एम की ओर। क्लियर है। तो भाई बीच में दोनों ट्रेन कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगी। वही पूछा कितने बजे मिलेंगे और कुछ नहीं दिया, ना स्टेशन के बीच की दूरी दी है, ना इन दोनों ट्रेन की स्पीड दी है, कुछ नहीं दिया। ये एक बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है और ये पूछने लायक सवाल भी है। गांव दिहाड़ी में आप नुक्कड़ पे पूछ भी सकते हो। ये ट्रेन 6:30 बजे निकली और 3:30 बजे पहुंची। तो मेरे भाई ये बताइए कितना घंटा लगा ट्रेन ए को एम से एन तक पहुंचने में? 9 घंटे। ट्रेन ए को लगा मेरे भाई 9 घंटे, 9 घंटे। अब बताओ ट्रेन बी 8:30 बजे निकली और पहुंची 1:30 बजे, तो कितना समय लगा मेरे भाई? 5 घंटे। तो ट्रेन ए ने भैया एम से एन तक चला 9 घंटे में और ट्रेन बी ने चली सेम डिस्टेंस 5 घंटे में। तो आप इस डिस्टेंस को एम और एन को कुछ ना कुछ मान लीजिए। देखो आप डिस्टेंस मानोगे तो इनकी स्पीड भी निकालनी पड़ेगी। स्पीड कैसे आएगी? डिस्टेंस बटे टाइम करके। तो क्यों ना डिस्टेंस को एक ऐसा नंबर मान लिया जाए जो 9 से भी कटता हो और 5 से भी। तो 9 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 45। मैंने मान लिया कि स्टेशन एम और एन के बीच की दूरी जो है वो 45 यूनिट है। समझ में आ गया? ये मैंने मान लिया, ठीक है। अब ये जो है ट्रेन ए 45 यूनिट डिस्टेंस जाती है कितने में? 9 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना जाएगी? 9 पंजे यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी जाती है 45 5 घंटे में। 1 घंटे में कितना जाएगी? 45 बटे 5 9 किलोमीटर पर आवर आ गया। बताइए ये ट्रेन चलना शुरू करी है ए सुबह 6:30 बजे, चलिए 8:30 बजे बी। तो सुबह 6:30 से 8:30 बजे तक कितना घंटा हुआ? 2 घंटा। ये 2 घंटे ट्रेन ए अकेले चली है। 2 घंटे स्टेशन एम जो से ट्रेन ए अकेले चली है मेरे भाई। मैं आपको यहां पे फिल्म दिखा रहा हूं सुबह कितने बजे की? 8:30 बजे की। 6:30 बजे से 8:30 बजे तक 2 घंटे ट्रेन ए अकेले चलेगी। कितने की स्पीड से? 5 की स्पीड से। तो कितना डिस्टेंस जाएगी? 10। तो ट्रेन ए 10 यूनिट इस डिस्टेंस चल के यहां पे आ गई ट्रेन ए 8:30 बजे। जैसे ही 8:30 बजे यहां 8:30 बजे ट्रेन बी चलना शुरू कर दी स्टेशन एन से, यानी कि अब दोनों ट्रेन ए और बी एक दूसरे की ओर चल रही है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बताओ? ये तो भैया दोनों ट्रेन के बीच की डिस्टेंस 45 - 10 कितनी बची? 35। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर चल रही हैं। आप मुझे बताओ कितने टाइम बाद मिलेंगी? दोनों के बीच की डिस्टेंस है 35 बटे रिलेटिव स्पीड s1 + s2। भाई इसकी स्पीड कितनी है? 5 और ट्रेन बी की स्पीड कितनी है? 9। अगर दोनों एक दूसरे की ओर चलने अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड s1 + s2 आ जाएगी 5 + 9 यानी कि 14। तो 35 बटे 14 कितना आ गया? 2.5 घंटे।
सबको बात समझ में आ गई? यानी कि दोनों ट्रेन एक दूसरे से 2.5 घंटे के बाद मिलेंगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि 8:30 बजे के बाद भी दोनों ट्रेन को मिलने में कितना समय लगेगा? 2.5 घंटे। तो कितने बजे मिलेंगे? 8 2 10 हुए, 11 बज जाएगा, यानी कि ये सुबह 11 बजे। ठीक है जी। और यही इस सवाल का आंसर है। और आप देख लीजिए कितना प्यारा सवाल है कि नहीं, मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, इसी के साथ रेलवे ग्रुप डी का ये एग्जाम पेपर समाप्त होता है। बताइए आपने आज के टेस्ट में कितने सवाल खुद से ठीक कर लिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैंने बढ़िया बढ़िया लेवल के सवाल लिए हैं। ठीक है जी। आप एक सवाल को ये मत समझो कि एक आध बार ही प्रीवियस ईयर में आया होगा। एक सवाल कम से कम 50 बार रेलवे के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आया है। ठीक है जी। और मैंने आपको बहुत स्मार्ट तरीका सिखाया हर सवाल को करने का। वीडियो पसंद आई है, सवाल समझ में आए तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।